हेलो आप सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। सेल को एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है क्योंकि ये सबसे पहली या सबसे छोटी इकाई है जो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकती है या जीवित रहती है। जीवित अवस्था की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ यानी बुनियादी यूनिट बोला जाता है लाइफ का। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की शुरुआत बोलें या फिर आप लाइफ की शुरुआत बोलें, दोनों ही केसेस में सेल एक बेसिक यूनिट है और इसके जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लास 9th का आपका पहला बायोलॉजी का चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं। सेल का अब डेफिनेशन देखते हैं। तो सेल का डेफिनेशन है, सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल तो बुनियादी मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर यानी संरचना। तो किसी भी लाइफ की संरचना यानी कि शुरुआत होने के लिए सेल जो है वो सबसे बुनियादी या पहली यूनिट है। ये इसकी डेफिनेशन है। ये एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इससे छोटी इकाइयां और हैं पर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी वो जीवित नहीं रह सकती हैं या उसे जीवित नहीं माना जाता है। पर सेल जो है वो ऐसी सबसे छोटी इकाई है जो जीवित माना गया है, जिसके अंदर सारे लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, जो एक हम मनुष्यों को देखें तो जैसे हमारे अंदर न्यूट्रिशन है या रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है, एक्सक्रीशन प्रोसेस है, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और रिप्रोडक्शन है, वैसे ही सेल के अंदर भी ये सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो इस बात को साबित करने के लिए हम एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ले लें। जैसे कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल हम सब जानते हैं कि अमीबा है, वो एक सेल का ही ऑर्गेनिज्म है। तो वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म की तरह पूरा एक लाइफ जी रहा है। तो ये साबित करता है कि सेल अपने आप में जीवित रहने के लिए काफी है। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म या सारे ही लिविंग बींग्स में सेल जो है वो रहता है, यानी ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जो है वो डिस्कवर किया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने उसे डिस्कवर किया था एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप एक पुराना टाइप का माइक्रोस्कोप होता है, पुराने समय का। वो अभी के एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसा नहीं है, लेकिन वो एक सेल का स्ट्रक्चर यानी कि जो बेसिक जो बनावट है वो दिखा पाता था, उसकी बाउंड्रीज उसमें दिख गई थी। तो उससे पता चला कि एक ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स आते हैं। जब भी हम सेल थ्योरी की बात करेंगे तो 3 पॉइंट्स आते हैं और 3 जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम आते हैं। तो हम देखते हैं 1839 में थियोडोर श्केवान और मैथियस जेकब्स क्लेडन, इन दोनों ने सेल थ्योरी जॉइंटली दिया था, जिसमें 2 सेंटेंसेस हमारे आते हैं। सेल थ्योरी के 2 हिस्से। पहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी सारे जीवित जंतुओं में एक या एक से अधिक सेल की मात्रा है। दूसरा लाइन था, द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ये सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ये 2 सेंटेंसेस इन दोनों ने मिल के दिए थे और ये सेल थ्योरी में आता है। तीसरा सेंटेंस 1855 में रुडोल्फ वर्को ने दिया था। वो था कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जन्म लेगा। ये तीसरी लाइन इन्होंने दी थी। तो इसके बारे में बाद में पता चलते गया कि माइटोसिस मियोसिस के थ्रू सेल डिवाइड करते हैं और एक सेल से दूसरा सेल बनता है। लेकिन क्लास 9th के लेवल पे हमें इतना पता होना चाहिए कि सेल जो है, एक सेल जो है वो दूसरे सेल से बनाया जा सकता है। तो ये 3 जो सेंटेंसेस हैं ये सेल थ्योरी के नाम से प्रचलित हैं, और सेल थ्योरी के बारे में जब लिखेंगे तो हम ये 3 सेंटेंसेस लिखते हैं और ये तीनों ही साइंटिस्ट के नाम लिखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दिया किन्होंने था? दिया था थियोडोर स्केवान ने, मैथियस जैकब्स क्लेडन ने और रुडोल्फ वर्को ने। ठीक है। तो जब हम कहीं भी देखेंगे तो यूजुअली सरनेम्स यूज होते हैं। तो स्केवन, क्लेडन एंड वर्को ने सेल थ्योरी दी थी। आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक हमने सेल का एक डेफिनेशन पढ़ा। तो जब भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल क्या है? एक अब जैसे प्रिजन सेल बोलते हैं ना, तो प्रिजन सेल कैसे एक रूम की तरह होता है।
तो सेल का मतलब एक रूम की तरह एक स्ट्रक्चर है, तो ये हमने एक रूम बना दिया। इस रूम में ऑब्वियसली कि एक बाहर का मेम्ब्रेन होगा, जो ये रूम का बाहर का दीवार है वो एक मेम्ब्रेन होगा। इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यानी एक लिक्विड जैसा जेली जैसा सब्सटेंस है। तो ये सारी चीजें सेल में है। तो इस वैसा ही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अभी हम जितने भी वर्ड्स पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारी चीजों में कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये वाली जो डायग्राम है वो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ कि साइटोप्लाज्म एक सेल का जो मेम्ब्रेन है और अंदर का फ्लूइड है और उसके अंदर जितने ऑर्गेनल्स हैं वो मिलके साइटोप्लाज्म बनाते हैं। इसके अलावा एक न्यूक्लियस होता है सेल में अंदर में। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके जो है वो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे तो हम ये पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे, और जब हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे होंगे तो हम सिर्फ ये लिक्विड और उसके ऑर्गेनल्स और ये मेम्ब्रेन की बात कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म। अ सेल इज मेड अप ऑफ लाइफ गिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म को, क्योंकि ये वो बेसिस है जो लाइफ उत्पन्न करने में सक्षम है, किसी भी लाइफ को पैदा करने में ये सक्षम है, इसलिए इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक लाइफ को पैदा कर सकती हैं, इसलिए इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड जेली लाइक विस्कस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। तो ये जेली लाइक है, जैसे कि हम जेली खाते हैं तो वो जेली लाइक है। विस्कस यानी चिपचिपा पदार्थ है, और सेमी फ्लूइड है यानी कि पूरी तरीके से द्रव्य नहीं है, यानी अपूर्ण द्रव्य है। इसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो बता रहे हैं। इसके अंदर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड ये सब पाया जाता है, इन सबसे बना हुआ है ये। अब प्लांट सेल की बात करते हैं सबसे पहले। तो जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में दो चीजें पाई जाती हैं, सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट। तो बेसिकली प्रोटोप्लास्ट जो है वो आपका साइटोप्लाज्म बोल रही हूँ, प्रोटोप्लाज्म जैसा ही है, बस प्रोटोप्लास्ट जो है हम उस वर्ड को यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। और सेल वॉल जो रहता है वो एनिमल्स में नहीं होता, सिर्फ प्लांट में होता है। तो जब हम सेल वॉल देखेंगे तो ये एक एनिमल सेल है, इसके बाहर एक वॉल की तरह ऐसे बना रहेगा। ये जो है प्लांट सेल को और मजबूती प्रदान करता है। तो ऐसे सेल के बाहर जो है सेल वॉल बना रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे सेल्स में और प्लांट के सेल्स में बहुत अंतर है। वो जो है वो मजबूत सेल्स रहते हैं। हम स्टेम्स को छू लें या हम पत्तों को देखें या हम रूट्स को देखें तो उसके सेल्स थोड़े मजबूत रहते हैं, और जबकि हम अपने अंगों को छुएं तो वो नरम रहते हैं। तो वो मजबूती का जो कारण है वो सेल वॉल है। तो सेल वॉल प्लांट सेल में मौजूद रहता है। इसके स्ट्रक्चर हम आगे जाके देखेंगे कि कैसा कैसा रहता है। और इसके अंदर के चीजों को प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। ये सिर्फ मतलब इंटरचेंजेबल टर्म है। प्रोटोप्लाज्म की जगह प्रोटोप्लास्ट यूज किया जाता है प्लांट्स में, और प्रोटोप्लाज्म यूज किया जाता है एनिमल्स में। तो ये आपका प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने सेल्स में देखा कि ये बाहर का, सेल्स के बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कवर कर रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो इस मेम्ब्रेन को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने से ये वो मेम्ब्रेन है। ये किससे बना रहता है? तो ये बाइलिपिड लेयर है। ये देखिए, ये एक पहला और ये एक दूसरा। तो ये बाइलिपिड लेयर है, नंबर 2, और ये नंबर 1। तो बाइलिपिड लेयर से बना हुआ है और साथ में इसमें प्रोटीन मौजूद है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसकी एक और क्वालिटी है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि ये बहुत सारे चीजों को अंदर बाहर आने में हेल्प करता है, पर सेलेक्टिव है, यानी कि सारी चीजें अंदर बाहर नहीं जा सकती हैं सेल के। यानी कुछ चीजें सेल के अंदर जा सकती हैं और कुछ चीजों को ये रोक लेता है, इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। Plasma membrane selectively regulates the entry and exit of substance into and out of the cell. Therefore, it is called as selectively permeable या semi permeable membrane बोला जाएगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो सेलेक्टिवली कुछ सब्सटेंसेस को अंदर बाहर जाने देता है और कुछ को नहीं जाने देता। इसमें बाइलिपिड लेयर है, हमने देखा कि ये बाइलिपिड लेयर है, 2 लेयर की लिपिड
लेयर है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, ये सेल के आउटर बाउंड्री प्रोवाइड करता है, इसलिए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा, सेल को किसी भी इंजुरी होने से भी प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए ये आउटर बाउंड्री पे है। इट अलाउज द फ्लो ऑफ मटेरियल्स, ये कुछ मटेरियल्स का फ्लो जो है वो अलाउ करता है, और इसीलिए ये दो सेल्स के बीच भी इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम करता है, यानी कि दो सेल्स के बीच भी आप इंफॉर्मेशन या डीएनए या फिर आरएनए या फिर प्रोटीन के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, और सेल के अंदर अंदर में भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है सेल, तो ये इसमें हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा कि अंदर बाहर सब्सटेंसेस को जाने के लिए अलाउ करता है। तो मेजर सब्सटेंसेस जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर हो रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर। तो हाउ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो जब हम लोग ये बात करेंगे कि जैसे सेल हो गए, अगर हम बोल रहे हैं कि सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, यानी कि सेल जो है इंडिपेंडेंट जिंदा रहता है, तो उसके अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, हमने पढ़ा। रेस्पिरेशन हो रहा है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होगा, बाहर जा रहा होगा, ऑक्सीजन बन रहा होगा, बाहर से अंदर आ रहा होगा, वाटर जो है उसकी जरूरत पड़ेगी उसको जिंदा रहने के लिए। तो ये तीनों चीजें अंदर बाहर तो हो रही होंगी। कैसे हो रही होंगी अब ये देखते हैं। देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। जब भी हम फिजिक्स या फिर ऐसा पढ़ेंगे तो हमें पता है कि डिफ्यूजन जो है वो गैसेस के लिए यूज किया जाता है, किसी भी गैसियस चीजों के लिए। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो गैसियस हैं, इसलिए उसमें उसको जो है हम डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सप्लेन करेंगे, और जबकि वाटर जो है वो लिक्विड है उसे हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस से एक्सप्लेन करेंगे। दोनों में ही चीज एक ही हो रही है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी कि डिफ्यूजन में भी यही होगा कि टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो गैसेस हैं वो ट्रेवल करेंगी, और ऑस्मोसिस में भी यही हो रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर जिस तरफ ज्यादा है वहां से जिस तरफ कम है उस तरफ ट्रेवल करेगा। तो जब हम सेल की बात करते हैं तो CO2 जो होता है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के समय प्रोड्यूस होता है, देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तो उसके समय, उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसलिए सेल के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करना यानी बाहर निकालना, सेल से बाहर फेंकना जरूरी होता है। ये जो है इसमें मदद करता है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम कार्बन डाइऑक्साइड है और बाहर ज्यादा है, तो बाहर जो है, सेल के बाहर जो है वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं है, इसीलिए अंदर से बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करेगा। अभी हम यहाँ पे देखें तो ये ऑक्सीजन का बना हुआ है मान लीजिए। तो आउटसाइड में ऑक्सीजन ज्यादा है, इनसाइड में ऑक्सीजन कम है। सेम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करता है वैसे ही ऑक्सीजन भी ट्रेवल करेगा। तो ज्यादा से कम की तरफ ट्रेवल करेगा, ये ऑक्सीजन का प्रोसेस है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन का ऑक्सीजन का प्रोसेस है, हम देखेंगे। तो ये पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इनसाइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज आउटसाइड ऑफ सेल। और ऑक्सीजन जस्ट इसका उल्टा करेगा कि ऑक्सीजन एंटर्स to the cell process of diffusion when the concentration of oxygen inside the cell is low as compared to its surrounding। तो बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो अंदर की ओर ट्रेवल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर कम है इसलिए वो अंदर से बाहर की ओर जाएगा। वाटर का भी सेम है कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करेगा। अब वाटर डिपेंड करता है कि सेल अगर स्वेल है तो स्वेल सेल जो रहेगा, मान लीजिए ये आपका नॉर्मल सेल है, तो स्वोलन सेल जो रहेगा उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो ऑब्वियसली वहां से पानी बाहर की ओर जाएगा। और जो नॉर्मल सेल है वहां पे कोई वाटर डिफ्यूजन या वाटर ऑस्मोसिस नहीं होगा। अगर एक श्रंकन सेल है तो इसमें से पानी जो है बाहर से अंदर की ओर आएगा। हम इसको समझ सकते हैं, अगर किशमिश को देखें तो किशमिश में जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस हम आराम से देख सकते हैं। किशमिश को हम पानी में जब डुबाते हैं तो वो स्वेल होके ऐसे फूल के ऐसे गोल हो जाती है, तो उसमें भी मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर जो है वो अंदर जाता है।
किशमिश जो है वो एक सेल का एग्जाम्पल नहीं है, पर किशमिश के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस कैसे होता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो वाटर का हम देखें कि ये वाटर जो है अपने जहां पे ज्यादा रहेगा वहां से कम की तरफ में ट्रेवल करेगा। अब ये हो गया डिफ्यूजन और ये हो गया ऑस्मोसिस। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये हायर स्टडीज में आएगा, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि जैसे ग्लूकोज हो गया, सेल को जैसे पानी की जरूरत है वैसे खाने की भी जरूरत है, तो ग्लूकोज जो है वो भी वैसे ही ट्रेवल करेगा, लेकिन उसको एक ट्रांसपोर्टर या चैनल की जरूरत होती है। तो वो उस चैनल के थ्रू ट्रेवल करेगा, इसलिए उसको एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, जो ट्रांसपोर्टर सेलेक्टिव होता है, यानी वो पर्टिकुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ही पकड़ेगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को नहीं पकड़ेगा। इसलिए फैसिलिटेटेड है, यानी वो पकड़ पकड़ के उसे अंदर करेगा, इसलिए वो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन है। आगे जाते हैं। तो जैसा कि मैं हम वहां पे जब हम सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मैं बता रही थी कि सेल में, प्लांट्स में बाहर में ऐसे कवरिंग रहती है, सेल वॉल रहता है जो उसको और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये देखिए सेल वॉल ऐसे बना हुआ है, ये देखिए। तो सेल है, सेल के बाहर सेल वॉल है। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम ही देखते हैं कि ये अंदर में सेल है, जैसा सेम एनिमल सेल था वैसा ही है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। हम सबसे आखिरी में जब सारे ऑर्गेनल्स पढ़ लेंगे तब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद सेल वॉल के जो 3 हिस्से हैं वो यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। तो पहले देखते हैं, सेल वॉल इज अ रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जैसे जो इसका स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद रहता है और ये सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद रहता है, एनिमल सेल में नहीं मौजूद रहता है। सेल वॉल के 3 लेयर है, एक मिडिल लेमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो हम देखते हैं एक एक पढ़ते जाते हैं, मिडिल लेमेला, सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल क्या क्या है। मिडिल लेमेला इज थिन एमोर्फस सीमेंट लाइक लेयर। तो थिन सीमेंट लाइक लेयर है। हम जान रहे हैं कि सेल वॉल जो है वो थोड़ा रिजिड है, वो प्लांट के सेल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि उसमें कुछ तो हार्ड सब्सटेंस है। तो वो मिडिल लेमेला वही हार्ड सब्सटेंस है जो सीमेंट लाइक एमोर्फस है। एमोर्फस यानी कि जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं हो, जिसका कोई शेप नहीं हो, इसलिए उसे एमोर्फस बोला गया है। तो एमोर्फस सीमेंट लाइक लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो सेल के बीच। तो अब यहाँ पे हम मिडिल लेमेला देख सकते हैं कि ये जो दो गैप है इसके बीच है, हम ये दूसरा सेल यहाँ से चालू हो रहा है ये मानते हैं। तो ये दोनों सेल, सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 के बीच में यहाँ पे सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा मिडिल लेमेला है, ठीक है। तो सेल 1 और सेल 2 के बीच का मिडिल लेमेला ये यहाँ पे सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। अब इस सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ, यानी कि सेल की तरफ, जो फर्स्ट वॉल है वो प्राइमरी वॉल होती है और जो थिकर सेकेंडरी वॉल होती है, मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। तो ये जो देखिए, ये प्राइमरी वॉल जो है ये सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर के जस्ट बाद वाली जो है वो प्राइमरी वॉल है, और इसके बाद जो है ये जो बीच में थिक थिक स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी वॉल है। तो ये हो गया आपका मिडिल लेमेला, इसके बाद ये हो गई प्राइमरी वॉल, ये हो गई सेकेंडरी वॉल। ये जो थिक थिक स्ट्रक्चर है वो हमारी सेकेंडरी वॉल है। इसके बाद जो ये ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ब्लू लाइन जो दिख रहा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं वापस स्क्रीन कर लेती हूँ मैं, तो दिखाने के लिए मैं आपको ये कर रही थी। तो आपको क्लियर होगा, मिडिल लेमेला जो है ये बीच का मिडिल लेमेला है ये, इसके बाद प्राइमरी वॉल है और उसके बाद सेकेंडरी वॉल है। इसके बाद ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर सेल के बाकी स्ट्रक्चर है। तो पढ़ते हैं हम, मिडिल लेमेला जो है इज अ थिन एमोर्फस सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर, thin amorphous cement like structure layer between two adjacent cells. Primary wall is the first formed wall of cells and its produced inner
टू द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के जस्ट इनर साइड में जो पहली वॉल होती है वो प्राइमरी वॉल है, ये थिन सी लेयर होती है। इसके बाद सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी वॉल आती है जो थिक सी लेयर होती है। उसके अंदर में फिर आता है सेल मेम्ब्रेन, जो ब्लू कलर से यहाँ पे है, ये ब्लू कलर से जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो फंक्शन, सेल वॉल का क्या क्या फंक्शन है, अब ये है प्लांट सेल में पहला फंक्शन हम पढ़ ही चुके हैं कि ये प्लांट सेल को प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल्स, तो सेल्स जो है वो थोड़े रिजिड हो जाते हैं। एक शेप डिफाइन करता है, जैसे कि हम देख सकते हैं अगर कोई चीज रिजिड है तो यानी कि वो शेप तो देगी ही, यानी कि वो शेप चेंजिंग या शेप अलग अलग नहीं रहेगा, एक शेप का स्ट्रक्चर आएगा, तो ये एक शेप देगी। उसके बाद मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगी, क्योंकि रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है तो स्ट्रेंथ तो देगी ही सेल में, और साथ ही साथ इंजुरी से बचाएगी। अब एनिमल जो है वो तो खुद इंजुरी से बच लेते हैं, चल फिर सकते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो मोबाइल नहीं है, तो उनको इंजुरी से बचने के लिए ज्यादा स्टेबिलिटी और रिजिडिटी की जरूरत है। इसीलिए ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो उनको सेल वॉल से आती है। अब चलते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म जो है हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस रहता है वो उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वो अलग कैसे प्रोटोप्लाज्म से ये भी पढ़ेंगे, पर पहले साइटोप्लाज्म क्या होता है पढ़ते हैं। तो अ सेल इज enclosed in membranous casing and is filled with liquid substance which is called cytoplasm। तो सेल के अंदर जो भी लिक्विड सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट है वो है। इट ऑल्सो कंटेंट स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, इसके अंदर बहुत अलग अलग ऑर्गेनल्स है, जैसे कि हमारे अंदर ऑर्गन्स है जो लाइफ प्रोसेस चला रहे हैं, लिवर हो गई, किडनी हो गई, वैसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स हैं। सेल के अंदर वालों को ऑर्गन नहीं ऑर्गेनल्स बोला जाता है। तो इसके अंदर भी ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के फंक्शन को चलाएंगे। तो सेल साइटोप्लाज्म में ये सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड है वो दोनों मिलके बनते हैं आपके साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, यानी कि इसको न्यूक्लियस इससे बाहर की चीज है। इसका फंक्शन क्या है, एक तो ये इंट्रासेल्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा जो भी एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स या बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि हमारा शरीर खाना खाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसे इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, वैसे सेल के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स है और एंजाइम्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम साइटोप्लाज्म करता है, क्योंकि उसमें तैर के पहुंच सकता है। दूसरी चीज, बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस की भी मदद करता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनल्स है, यानी कि ऑर्गन जैसे काम करते हैं, तो वो बनाने का काम करते हैं। तो बनाने का और उसे ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाने का काम दोनों साइटोप्लाज्म की मदद से होता है। तो synthesis of different kinds of biomolecules such as proteins, nucleotides, fatty acids, etc. take place in cytoplasm। तो इनका synthesis as well as transportation दोनों ही साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। अब देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। हम लोग पहले ही जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें ही हम पढ़े थे कि साइटोप्लाज्म जो है वो और न्यूक्लियस मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल दैट लाइज बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड पार्ट होगा वो है हमारा साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द सेल कंसिस्टिंग ऑफ एवरीथिंग इनसाइड मेम्ब्रेन, यानी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, है ना। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बोथ, ये होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस इसमें नॉट इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है। सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लूइड पार्ट एक्सक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन इसका पार्ट नहीं है और प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन आता है। साइज जो है ऑब्वियसली प्रोटोप्लाज्म से छोटा होगा साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है साइटोप्लाज्म। बस डिफरेंस समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सेल की तरफ। तो बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके बेसिस पे अगर हम सेल को डिवाइड करते हैं तो सेल्स जो हैं वो टू टाइप के हैं। सबसे पहले आता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा आता है यूकैरियोटिक। अब हम लोग पहले की डायग्राम की तरफ जाते हैं
कैरियोट का मतलब क्या होता है हम देखेंगे तो कैरियोट का मतलब होता है ट्रू कर्नेल या ट्रू न्यूक्लियस, यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस सही का न्यूक्लियस हो वो यूकैरियोटिक है, और जिसमें न्यूक्लियस सही का ना हो या फिर प्रिमिटिव हो यानी कि न्यूक्लियस बनने से पहले का हो उसे हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, यानी बिफोर न्यूक्लियस, ठीक से न्यूक्लियस नहीं बना होगा। ये कैरियोटिक का मीनिंग है। कैरियोटिक का मीनिंग मैं 2-3 बार आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो ये कैरियोट वर्ड आएगा, इसीलिए मैं बार बार कैरियोट पे एम्पेथाइज कर रही हूँ कि ये इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस वाला यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला है। इसके अंदर प्रोकैरियोट में नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि ऑब्वियसली यूकैरियोट जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स या ज्यादा डेवलप्ड सेल है और प्रोकैरियोट जो है वो एक प्रिमिटिव सेल है, पुराने जमाने का सेल है, और ये जो है ये नए जमाने का सेल है। तो इसका साइज जो है वो जनरली स्मॉल है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, ये स्मॉलर इन साइज है और ये लार्जर इन साइज है। न्यूक्लियस भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस नहीं है और यहाँ पे वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोट्स पे पहले देखते हैं कि पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस जो है किसी मेम्ब्रेन के अंदर, प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट। क्रोमोसोम जो है वो सिंगल है, इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम ऐसे लाई करता है और इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम हो सकते हैं। डीएनए जो है नॉन एनक्लोज्ड है, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी एनक्लोज नहीं है, कोई भी ऑर्गेनल्स जो है प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन के साथ नहीं है, जबकि यहाँ पे सारे ऑर्गेनल मेम्ब्रेन के साथ होंगे। जिस भी ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जिस भी ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल्स होता है, जैसे हम लोग यूकैरियोटिक से ह्यूमन बींग्स जो हैं, तो उनको यूकैरियोट्स बोला जाता है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टर एल्गे जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं, और सारे प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों के अलावा, यानी एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टर, सारे प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। तो आज का जो है लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते